हेलो, हाय एवरीवन, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए ब्रिटिश संविधान की परंपराएं या अवसमय को लेकर के आए हैं। यही ब्रिटेन के संविधान की परंपराओं के बारे में हमने पढ़ा था कि परंपराएं और अवसमयों का मिला जुला रूप है, एक लंबे विकास का परिणाम है ब्रिटेन का संविधान। तो इसमें परंपराओं का क्या महत्व था, परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है ब्रिटेन के संविधान में, इनके बारे में आज हम आपको पढ़ेंगे। परंपराएं क्या हैं, इनका अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ से यह क्वेश्चन अधिकांश तक पूछा भी जाता है कि ब्रिटिश संविधान की परंपराओं या अवसमयों का उल्लेख करते हुए उनका अर्थ एवं परिभाषाएं भी बताइए। यह ब्रिटेन के संविधान में अवसमयों के पालन के कारण का वर्णन भी कीजिए। ब्रिटेन के संविधान परंपराएं अवसमयों का पालन क्यों किया जाता है, किन कारणों से होता है, इसका वर्णन भी कीजिए। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए कराने जा रहे हैं। देखिए, ब्रिटिश संविधान की परंपराएं या जिनको अवसमय भी कहा जाता है, क्योंकि समय अवसमय का मतलब होता है समय की मांग के अनुसार जो भी कानून या प्रथाएं बन जाती हैं उनको ही परंपराएं कहा जाता है। इनका अर्थ और परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। देखिए, ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही ब्रिटिश संविधान, जो ब्रिटेन का संविधान था, उनमें परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान है और इन्होंने संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है, क्योंकि इनके द्वारा संविधान की जो कार्यविधि थी, ब्रिटेन के संविधान की कार्य करने की जो प्रणाली थी, उस पर परंपराओं का प्रभाव अधिकतर देखा जा सकता है। ये परंपराएं विधि नहीं है, यानी जो परंपराएं हैं उनको कानून या विधि नहीं कहा जा सकता। इन्हें न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, इन्हें न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि ये एक समाज में स्वयं ही एक कुछ समय के बाद बनी हुई परंपराएं, ये प्रथाएं जिनका समाज या जनता पालन करने लगती है और एक स्थायी रूप धारण कर लेती हैं। वो आगे चल करके एक कानून का रूप धारण कर लेती हैं, जिनका सभी जनता पालन करती है। इसलिए इन परंपराओं को न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय में कोई दंड भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति परंपराओं का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ न्यायालय में दंड भी नहीं दिया जा सकता है उल्लंघन करने पर। देखिए, यह परंपरा एक जनता की स्वाभाविक मांग होती है, जो जनता अपनी इच्छा से इनका पालन करती है। परंतु यह परंपराएं इंग्लैंड की राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी बैठ चुकी हैं कि उनका इतनी ही दृढ़ता से पालन किया जाता है, क्योंकि परंपराएं ब्रिटेन के संविधान की ऐसी धारणा बन गई हैं जिनका संपूर्ण जनता पालन करती है, स्वाभाविक रूप से उनका पालन करती है, जो ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन में इतनी दृढ़ता के साथ मजबूत हो गई हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनका पालन करना चाहता है। जितना संसद द्वारा पारित कानूनों का किया जाता है, यानी जितना पालन संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनका पालन किया जाता है, उसी प्रकार से परंपराओं या अवसमयों का पालन भी ब्रिटेन के संविधान में किया जाता है, ब्रिटेन में किया जाता है। देखिए, विभिन्न लेखकों ने परंपराओं या अवसमयों की अलग अलग परिभाषा दी है, यानी विभिन्न विद्वानों ने परंपराओं या अवसमयों को अपने अपने अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है। डाइसी ने परंपराओं को परिभाषित करते हुए कहा है, यही डाइसी था, उसने परंपराओं की परिभाषा दी है, इस प्रकार से दी है। देखिए, ये ढंग निर्धारित करने वाले नियम है, यानी ढंग या तरीका निर्धारित करने वाले क्या है, नियम, यानी कानून जो समाज या जनता द्वारा अपने आप ही बनाए गए हैं, जिस ढंग से सम्राट के स्वेच्छाचारी अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी जिस तरीके से सम्राट के स्वेच्छाचारी अधिकार, यानी सम्राट जिस प्रकार स्वेच्छाचारी होता है उसके अधिकारों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से इन ढंग या परंपराओं का भी पालन किया जाता है। और कहता है, परंपराएं उन समझौतों, आदतों और प्रथाओं से मिलकर बनती हैं। परंपराएं या रीति रिवाज या समय उन समझौते, आदत और प्रथाओं से मिलकर बनी हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। देखिए, जे.एस. मिल के अनुसार, इसने परिभाषा क्या दी है जे.एस. मिल ने, इनके अनुसार संविधान के अलिखित सूत्र कहा है। यह जे.एस. मिल ने परंपराओं या अवसमयों को क्या कहा, अलिखित सूत्र, यानी जिनको लिखा गया नहीं है, जो व्यवहार में ही प्रचलित हो गए हैं। एंसन, इनको संविधान की रूढ़ियां
ये परंपराएं कहता है। रूढ़ी यानी रूढ़ियाँ जिनका जनता वर्षों हजारों वर्षों से पालन करती चली आई है। तो एंसन इसको क्या कहता है, संविधान की रूढ़ियाँ कहता है। फाइनर के अनुसार प्रपाठियाँ राजनीतिक आचरण के वे नियम है, या प्रपाठियाँ कहते हैं या अभिसमय कहते हैं या परंपराएं कहते हैं, वे नियम है जिनकी स्थापना परिनियमों, न्यायिक निर्णयों, संसदीय परंपराओं के अंतर्गत नहीं बल्कि इनसे पृथक उनके पूरक के रूप में और उनके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। आते हैं हम कानून और परंपराओं में अंतर, यानी कानून और परंपरा में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कानून और परंपरा में कोई 4 अंतर बताइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कानून और परंपराओं के बारे में हमने परंपराओं का अर्थ पढ़ा, परिभाषाएं पढ़ ली। अब आते हैं कानून और परंपराओं में अंतर पर। देखिए कानून और परंपरा में क्या अंतर है। संविधान की विधियाँ या कानून और संविधान की परंपराओं में सुनिश्चित विभाजन रेखा खींचना कठिन है, क्योंकि विधि और कानून और जो परंपराएं होती है उनमें एक निश्चित विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती है। इसका कारण यह है कि दोनों ही संविधान के अंग हैं, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें परंपराओं और संविधान की विधियों और कानूनों को बराबर का अधिकार दिया गया है, यानी दोनों को ही महत्व दिया गया है। ब्रिटिश नागरिक दोनों के प्रति समान निष्ठा रखते हैं, यानी ब्रिटेन के जो नागरिक हैं या लोग हैं वो संविधान के कानून और परंपराओं दोनों को समान रूप से मानते हैं और दोनों का समान रूप से पालन करते हैं। यही ब्रिटेन संविधान की जो कानून हो या विधियाँ हों और परंपरा हो, ब्रिटेन के नागरिकों द्वारा उनका समान रूप से पालन किया जाता है और उनको माना जाता है। आम जनता इनके बीच के अंतर को नहीं समझ पाती, यानी ब्रिटेन की जो आम जनता है, लोग हैं, वो इनके दोनों में अंतर नहीं कर पाते कि कानून क्या है, परंपराएं क्या हैं। परंतु राजनीति विज्ञान के अध्येताओं के लिए यह अंतर समझना आवश्यक है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के जो अध्ययनकर्ता हैं वो इस अंतर को समझना आवश्यक होता है उनके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए इसके बारे में पहली जो बात है वो आती है अंतर। कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कानूनों का निर्माण कौन करती है, संसद करती है। कौन करती है, संसद। जबकि परंपराएं आवश्यकता अनुसार संयोगवश उत्पन्न हो जाती हैं। कानून संसद बनाती है, जबकि परंपराएं आवश्यकता अनुसार जैसी आवश्यकता पड़ती है तो वो अचानक ही संयोग से प्रचलन में आ जाती हैं। दूसरा अंतर आता है कानून लिखित होते हैं, यानी कानून जो भी बनाए जाते हैं वो लिखित रूप में बनाए जाते हैं, उनका लिखित प्रावधान किया जाता है। और परंपराएं अलिखित होती हैं, परंपराओं का कोई लेख नहीं होता, ना ही उनको लिखा जाता है, बल्कि जनता स्वाभाविक रूप से उनका पालन करने लगती है। तीसरा अंतर आता है कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, यानी कानूनों को लागू करने का अधिकार किसका होता है, न्यायपालिका या न्यायालय का होता है। परंतु परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती, न्यायालय उनको मान्यता नहीं देता है। एक चौथा अंतर आता है कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं। कानून कैसे होते हैं, निश्चित और स्पष्ट, यानी कानूनों को एक विशेष ध्यान रख करके बनाया जाता है, और जो निश्चित होते हैं और उनको स्पष्ट भी किया जाता है, ये कानून किस लिए बनाया है, क्यों बनाया गया है। जबकि परंपराएं कई बार अनिश्चित भी होती हैं, यानी परंपराएं कोई निश्चित नहीं होती। जेनिंग्स ने दोनों का अंतर बताते हुए कहा है, यानी जेनिंग्स ने परंपराएं और कानून में अंतर बताते हुए एक बात कही है, यानी उसने कहा है कि ये परंपराएं किसी संविधान के अत्यंत मौलिक नियमों के समान है। यानी परंपराएं क्या है, किसी संविधान द्वारा बनाए गए अत्यंत मौलिक नियम के समान है, क्योंकि प्राय वे आम जनता की स्वीकृति पर निर्भर होती है, क्योंकि जनता उनको स्वीकार करती है। लेकिन संविधान इसीलिए कानून नहीं होता है कि वह किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, वह इसीलिए कानून होता है कि उसे स्वीकार कर लिया गया होता है, क्योंकि उसे संपूर्ण जनता और संविधान और सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इसीलिए कानून और परंपराओं का यह भेद सैद्धांतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक रूप से तो ब्रिटेन में परंपराओं का पालन कानूनों के तुल्य ही होता है, यानी अगर व्यवहार में बात की जाए तो ब्रिटेन में परंपराओं का पालन कानून के समान ही किया जाता है। जेनिंग्स ने कहा क्या कानून है और क्या परंपराएं, ये मुख्यतः पारिभाषिक प्रश्न है। इनके उत्तर के लिए इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं कि कोई न्यायिक अधिकारियों द्वारा अभिज्ञात है या नहीं, यानी इसको
देखिए, अब आते हैं हम परंपराओं के प्रकार, यानी परंपराएं कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में बताएंगे। परंपराओं के प्रकार, काइंड ऑफ कन्वर्सन। देखिए, परंपराएं नीति वाक्य हैं। परंपरा क्या है? नीति वाक्य, यानी जो नैतिकता का आधार है, ना कि विधियां। ये कोई कानून नहीं है। जैसा कि डायसी कहता है कि एक नए और दस्तावेजी संविधान में उनमें से कुछ संभवतया विधि का रूप ग्रहण करेंगी और अन्य लुप्त हो जाएंगी। यानी डायसी ने कहा है कि कुछ ऐसी परंपराएं जो नए और दस्तावेजी संविधान में, यानी जो संविधान बनेगा, दस्तावेज स्थापित होंगे, उनमें कुछ परंपराओं को विधि का रूप दे दिया जाएगा और कुछ उनमें से समाप्त भी कर दी जाएंगी। संविधान की परंपराओं की पूर्ण सूची बनाना असंभव है। यानी संविधान में जो परंपराएं ब्रिटेन के संविधान में, उनकी पूर्णतः सूची नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि अपने स्वरूप से ही वे वृद्धि और ह्रास की प्रक्रियाओं का बराबर बदलती रही हैं। जैसे जैसे समय में गुजरता गया, वैसे वैसे उनके स्वरूप में कमी या वृद्धि होती चली गई। इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि परंपराओं के प्रकार हैं, उनको इस प्रकार से बांटा जा सकता है। परंपराएं 4 प्रकार से बांटी जा सकती हैं। कितने प्रकार बांटी जा सकती हैं? 4 प्रकारों में। सम्राट से संबंधित परंपराएं, यानी ब्रिटेन में सम्राट से संबंधित जो भी परंपराएं बनी या अब समय बनी, जो रीति रिवाजें बनी, जो जनता इनका पालन करती है, उनके बारे में भी इसको बताया जाएगा कि सम्राट से संबंधित परंपराएं या विधियां कौन सी रहीं। दूसरी आती है संसद से संबंधित परंपराएं। संसद से जुड़ी हुई परंपराएं क्या हैं? तीसरा आता है मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है उससे संबंधित परंपराएं क्या हैं जो व्यवहार में प्रचलन में आ गई हैं। राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं, कहलाता है राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। तो ये हमने प्रकार पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहली जो परंपरा है उसको पढ़ते हैं। सम्राट से संबंधित कौन कौन सी परंपराएं या कौन कौन सी धारणाएं आप समय बने हैं उनको देखते हैं। देखिए, जो ब्रिटेन में जो सम्राट होता है उसके बारे में कौन कौन सी परंपराएं वहां पर प्रचलित हुई हैं। ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। क्या करेगा? आमंत्रित करेगा। यानी वहाँ का जो राष्ट्र, जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है, वही ब्रिटेन के सम्राट की होती है। तो उसका कार्य है, जो लोक सदन है, जनता का सदन है, उसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता को मंत्रिमंडल, यानी अपना मंत्रिमंडल बनाने के लिए वो क्या करेगा? आमंत्रित करेगा। कौन करेगा? ब्रिटेन का सम्राट। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ब्रिटेन के सम्राट की। और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री प्राप्त नियुक्त कर दे। यही बहुमत दल के नेता को ही, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और उसी को मंत्रिमंडल बनाने के लिए वो आमंत्रित करेगा। ये परंपरा है, कोई एक संवैधानिक कानून नहीं है। दूसरी परंपरा इसमें बनी है, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। यानी जो ब्रिटेन का सम्राट है वो मंत्रिमंडल की जो बैठकें बुलाई जाती हैं उनकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। क्या नहीं करेगा? अध्यक्षता। तीसरी परंपरा है, सम्राट को सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयकों पर वीटो प्राप्त है। ये जो भी विधेयक लाए जाते हैं मंत्रिमंडल में या लोक सदन में, संसद में, उन विधेयकों पर वीटो शक्ति प्राप्त होती है। वीटो यानी निषेधाधिकार की शक्ति किसको प्राप्त होती है? सम्राट को प्राप्त है। लेकिन पिछले 304 वर्षों से किसी सम्राट ने विधेयक पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। यानी शक्ति तो दी गई है सम्राट को वीटो या निषेधाधिकार की, लेकिन उसका प्रयोग लगभग 300 वर्षों से किसी भी विधेयक पर किसी सम्राट द्वारा अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। अतः अब यह परंपरा बन गई है कि सम्राट अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह क्या है? शक्ति पहले दी गई थी, परंतु अब से क्या उत्पन्न हो जाता है कि सम्राट वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ये क्या बन गई है? एक परंपरा बन गई है। चौथा आता है, सम्राट सारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेंगे। यही सम्राट होता है जो ब्रिटेन का, वो अपने संपूर्ण प्रशासन कार्य को अपने मंत्रियों के परामर्श, और प्रधानमंत्री होता है उसके परामर्श के द्वारा ही करेगा। देखिए, अगली जो परंपरा है वो है, सम्राट को लोक सदन को भंग करने का अधिकार है। यानी जो लोक सदन होता है उसको सम्राट भंग कर सकता है, सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है, परंतु यह परंपरा स्थापित हो गई है अब। यानी ये अधिकार किसको दिया गया था? सम्राट को, के लोक सदन को वो भंग कर सकता है। लेकिन अब यह परंपरा बन गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। जब तक प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए नहीं कहेगा या लोक सदन को भंग करने के लिए नहीं कहेगा, तब तक सम्राट अपनी इस शक्ति का प्रयोग
नहीं कर सकता है। अगली जो परंपरा है वो है प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ये भी परंपरा बनी है कि अगर ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है सदन में, तो सम्राट विरोधी दल यानी जो उसका दूसरा दल है, विपक्षी दल है, उसको मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। दूसरी आती है परंपरा संसद से संबंधित परंपराएं। यही संसद से संबंधित परंपराएं कौन सी हैं, इसके बारे में देखते हैं। संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। यानी संसद की बात क्या है, संसद की जो बैठकें यानी अधिवेशन वर्ष में एक बार बैठक बुलाना आवश्यक होता है। तो ये भी परंपरा बन गई है। दूसरा है लोकसभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय के रूप में होता है। यानी लोकसभा जब अपीलीय न्यायालय के रूप में बुलाई जाती है, या बैठक लोकसभा की जो बैठक है वो अपीलीय न्यायालय के रूप में होती है, तब कानूनी लॉर्डों को उसमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। यानी कानूनी जो लॉर्ड होते हैं उनको उसमें शामिल होना आवश्यक होता है। तीसरा है लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे वहाँ स्पीकर कहा जाता है। यानी लोक सदन का अध्यक्ष कौन होता है, स्पीकर। ब्रिटेन में स्पीकर कहते हैं, लोक सदन के अध्यक्ष को क्या कहते हैं ब्रिटेन में, स्पीकर। राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है, यानी वो किसी भी दल से नहीं होता। जैसे भारत में बनाया जाता है यही लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जो भी बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से वहाँ का जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो कैसा होता है, निर्दलीय होता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है। यानी जो भी निर्वाचन क्षेत्र उसका होता है उसका वहाँ से निर्विरोध, उसका कोई विरोध नहीं होता है। तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम इस प्रकार करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके। यानी निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार उसको बहुत कम ही होता है। इसके अंतर्गत चौथी परंपरा आती है संसद से संबंधित कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने आवश्यक है। यानी कोई भी कानून बनाया जाएगा उस पर 3 वाचन होना आवश्यक होता है। ये भी परंपरा बन गई है। यानी कोई भी विधेयक जब आता है उस पर 3 वाचन होने चाहिए, तब उसको कानून का रूप दे दिया जाएगा। तब तक 3 वाचन नहीं होते तब तक वो कानून भी पारित नहीं किया जाता है। धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में शुरू किया जाता है। यानी ये भी परंपरा है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा, लोक सदन। जैसे भारत में धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। उसी प्रकार से धन विधेयक सबसे पहले कहाँ आता है ब्रिटेन में, लोक सदन में आता है। मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। देखिए मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। पहली परंपरा है बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। यानी कोई भी प्रधानमंत्री की बात होगी तो वो कौन बनेगा, बहुमत प्राप्त दल का नेता। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करेगा और अपने दल या अपने समूह के जो सदस्य हैं उनमें से अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री। दूसरी परंपरा है प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का नहीं। यानी लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, ना कि लोकसभा का। या लोकसभा दे दिया, लोकसभा को ही लोक सदन कहा जाता है। यानी जनता का जो सदन है, लोक सदन है, उसका प्रधानमंत्री को सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का नहीं, जो कि वहाँ पर उच्च सदन है। और लोकसभा वो क्या है, वहाँ पर निम्न सदन। तीसरा आता है मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय लुप्त रखे जाएं। यानी मंत्रिमंडल की जो कार्रवाई होती है उसके निर्णय वो लुप्त रखे जाते हैं। चौथा है मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। इसीलिए सामूहिक मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिमंडल का क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। पांचवा आता है किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को ही त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ लोक सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। ये नहीं कि एक व्यक्ति के खिलाफ आया उसी को पद से हटा दिया जाए, बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल के खिलाफ उस अविश्वास प्रस्ताव को माना जाता है और संपूर्ण मंत्रिमंडल को ही त्याग पत्र देना पड़ेगा। देखिए अब आता है राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। यानी राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में। राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी या वहां का सम्राट या साम्राज्ञी करेंगे। यानी राष्ट्रमंडल का जब भी सम्मेलन बुलाया जाएगा तो उसका औपचारिक उद्घाटन सम्राट या साम्राज्ञी द्वारा ही किया जाएगा। दूसरा आता है किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हो। यानी जब तक जो भी उपनिवेश है, उपनिवेश कौन होते हैं आप जानते हैं, यानी किसी दूसरे देश का जिन पर शासन रहा हो तो उनको उपनिवेश कहा जाता था।
तो किसी उपनिवेश के संबंध में संसद तब कानून बनाएगी जब उपनिवेश उसको लिखित रूप में प्रार्थना करे। तीसरा है राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रमंडल संबंधी जो भी विषय हैं उनमें राजा या सम्राट है अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। देखिए आगे, यानी इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि उसके जो प्रकार हैं किस प्रकार से हैं। अब उपरोक्त सूची से स्पष्ट हो जाता है कि इंग्लैंड के संविधान में परंपरा न केवल संख्या में बहुत अधिक हैं, यानी इससे पता चल जाता है कि ब्रिटेन के संविधान में परंपराएं संख्या में ही अधिक हैं, बल्कि उनका महत्व भी बहुत अधिक है। उनकी संख्या ही अधिक नहीं है बल्कि उनका महत्व भी बहुत है। ब्रिटेन की समूची मंत्रिपरिषद प्रणाली संवैधानिक परंपराओं पर आधारित है, यानी संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है ब्रिटेन की वो संवैधानिक परंपराओं पर ही आधारित है। ये परंपरा विधि की किसी पुस्तक में नहीं पाई जाती, यानी कोई कानूनी पुस्तक इनके लिए नहीं है, फिर भी ये विधियों के समान ही मान्य होती है, यानी कानून के समान इनको मान्यता दी जाती है ब्रिटेन के संविधान में। प्रत्येक अंग्रेज इनके आदर की दृष्टि से देखता है, यानी जो भी परंपराएं तो प्रत्येक अंग्रेज यानी ब्रिटेन का जो सदस्य है वो इसका आदर करता है, यानी परंपराओं का आदर करता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय स्थान रखने वाले प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का सन 1937 के क्राउन के मंत्री अधिनियम के पारित होने तक लिखित रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। अधिकांश परंपराएं सम्राट और जनता के मध्य लंबे संघर्ष के फलस्वरूप प्रतिष्ठित हुई हैं। ब्रिटेन का जो सम्राट था और जनता थी उनमें लंबा संघर्ष हुआ, उसके बाद ये परंपराएं स्थापित हो गई। इनके द्वारा ही कॉमन्स सभा सम्राट से धीरे धीरे शक्ति छीनने में सफल हुई।